आज ये स्मैकडाउन का रिव्यू करते हुए मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भाई मैं इस रिव्यू को रिव्यू करते करते भी इंजॉय करने वाला हूं, क्योंकि आज की स्मैकडाउन थी एंटरटेनिंग और ब्लड लाइन की स्टोरी तो कुछ अलग ही लेवल पे जा चुकी है। मैं तो बोलूंगा रॉप से भी ज्यादा प्रोग्रेस शायद आज स्मैकडाउन में हो चुकी है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को, और आज इस स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ साथ मैं आपको 3 ऐसे रीजंस भी देने वाला हूं कि आपको नेचुरलिटीन का प्रोटीन क्यों कंज्यूम करना चाहिए आरपंथ वाला कोड लगा के। तो सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है वहां पे कोडी रोड्स और निक ऑल्डिस अपना मेल मिलाप कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आज पता चल जाएगा कि जो स्टिपुलेशन है वो क्या पिक होने वाली है। और बाद में हमको शो में ये भी पता चल जाता है कि जो स्टिपुलेशन गुंथर पिक करने वाले हैं अपने अगले हफ्ते के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए अगेंस्ट कोडी रोड्स, वो है कि वो इस मैच में लेके आएंगे एक स्पेशल गेस्ट रेफरी। अब वो बंदा कौन होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बस थोड़ी ही देर में, लेकिन कोडी रोड्स उसके बाद ट्रांजिशन करते हैं सीधा ऊसोस की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि कोडी रोड्स ने जिमी ऊसो, जे ऊसो दोनों के साथ फिस्ट बम्प किया है। तो वही देखो ये ब्लड लाइन की स्टोरी कैसे काफी इसमें डेप्थ है। क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स तो एक आंख भी नहीं भाता रोमन रेंज को। रोमन को कोडी पसंद नहीं, कोडी को रोमन पसंद नहीं, लेकिन ये जो रोमन रेंज के बंदे हैं ये कोडी रोड्स के साथ अपना ये जो याराना है उसको सही तरीके से निभा रहे हैं। और आज जे ऊसो कहते हैं कि मैं किंग ऑफ द रिंग को जीतने वाला हूं और उसके बाद इस टाइटल के लिए मैं समर स्लैम में तुझे फेस करूंगा। कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ भाई सही बात बोल रहा है, तो डिजर्व भी करता है, लेकिन बस मैं ये होप करता हूं कि ये तेरा डिसीजन हो, ना कि ये डिसीजन हो रोमन रेंज का। तो कोडी रोड्स भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि देखो भाई मुझे पता है तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है, तो ठीक है जे ऊसो अगर तू आना चाहता है तो आना, लेकिन अपने लिए आना, ये सोच के मत आना कि ये काम मैं रोमन रेंज के लिए कर रहा हूं। तो ये प्लॉट डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में ही सेट कर दिया था। उसके बाद शो पर क्वीन ऑफ द रिंग का मैच था, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस सोल रूका वर्सेस लायरा वाल्किरिया वर्सेस जेड कारगिल के बीच में। और इस मैच में जो जेड कारगिल की टीम है वो अटैक कर देती है। उसके बाद एलेक्सा ब्लिस ने आके सेव किया, टिफनी स्ट्रैटर ने भी आके सेव किया। और आज एक थोड़ा सा ऊप्स मूवमेंट हो गया इस मैच में जेड कारगिल का, क्योंकि उनकी जो विग है वो उतर जाती है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था कि भाई जिस चीज़ का उन्हें डर था वो हो गया, बट फिर भी उन्होंने मैच को सही तरीके से कैरी कर लिया। सोल रूका ने अपना सोल स्नैचर भी बहुत बेहतरीन तरीके से लगाया और एंड में शार्लेट फ्लेयर ने अपने सबमिशन मूव के साथ लायरा वाल्किरिया को यहाँ पर टैप आउट करवा दिया, जिसका मतलब अब इस टूर्नामेंट में जो शार्लेट फ्लेयर हैं जो वैसे भी क्वीन है उन्होंने आगे प्रोग्रेस कर लिया है। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट था और भाई ये बहुत फनी लगा मुझे। फनी तो क्या बोलूंगा, इंटरेस्टिंग लगा, फनी इंटरेस्टिंग दोनों लगा। क्या होता है कि जो मिचिन और ये बी फैब हैं या ऐसे टिफनी स्ट्रैटन को मारने के लिए आ रही होती है, लेकिन चेल्सी ग्रीन आ जाती है कैंडो स्टिक लेके, पूरे डिफेंस में आ गई वो टिफनी स्ट्रैटन की, यार इसको मैं पिटने नहीं दूंगी। वही पिछले कुछ हफ्तों से जो चेल्सी ग्रीन की कोशिश चल रही है कि यार कैसे भी करके ये मुझे अपनी दोस्त बना ले। अगर आपको अपनी बचपन की कोई मेमोरी याद है तो आपने भी आसपास देखा होगा कि किसी एक बंदे को या बंदी को हम इतना पसंद नहीं करते, लेकिन वो जबरदस्ती हमारा दोस्त या फिर बनना चाहती है। तो वैसा कुछ यहाँ पे मुझे ये देख के लग रहा है। तो चेल्सी ग्रीन की अभी तो कोशिश है और आज देख के ऐसा लगा कि टिफनी स्ट्रैटन इंप्रेस भी हो गई है, जिसकी वजह से अभी शो पर इनका टैग टीम मैच भी होने वाला था। इसके बाद बैक स्टेज से फिर सेगमेंट था, ऊसोस होते हैं और यहाँ पे क्योंकि आज मैच है तो वो ये प्रिपरेशन अपनी ये कर रहे हैं। जेकब फाटू यहाँ पे आ जाते हैं। अब भाई जेकब फाटू यहाँ पे क्या करने के लिए आया है? तो फिर वो पूछते हैं भैया क्या होगा, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? तो सीधा ही बोला जेकब फाटू ने कि ट्राइबल चीफ ने मुझे यहाँ पे भेजा है और मैं यहाँ पे जे ऊसो के लिए नहीं आया हूँ। उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई जे ऊसो तेरा अपना अलग मैच है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और उल्टा उन्होंने ये बोल दिया कि मैं सोलो सिकोवा से बात करने आया। अब सोचो रोमन रेंज ने जेकब फाटू को भेजा है सोलो सिकोवा से बात करने के लिए सेम शो पर जहां पे जे ऊसो का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और ये बात उन्होंने ऊसोस को नहीं बोली है। तो आप यहाँ पे अब देख रहे हो कि और ज्यादा कितनी डेप्थ आ गई है कि रोमन रेंज ने ऊसोस को तो उतना ज़्यादा नहीं भाव दिया इस मामले में कि भाई ये तुम अपना जाके देखना, लेकिन ये काम उन्होंने जेकब फाटू को करने के लिए भेजा है। तो देखो भाई अब जेकब फाटू वैसे तो रोमन रेंज के अधीन हो गए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं लगा था कि भाई इतना ज़्यादा वो बंदे की बात सुनने लगेगा। इसके बाद जेकब फाटू ने जिमी ऊसो से पूछा भैया तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जे ऊसो का तो मैच है। वो कहते हैं मैं बस इतना मेक श्योर करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे कोई भी बंदा इन्वॉल्व ना हो। तो जेकब फाटू ये कह के चले जाते हैं कि ठीक है तुम अपना बिजनेस देखो और मैं अपना बिजनेस देखने वाला हूँ। तो अपनी चौड़ में अलग ही जेकब फाटू घूम रहा है, वैसे ही जैसे वो मंडे नाइट रॉ पर था। और अभी और भी ब्लड लाइन के सेगमेंट्स उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है फिन बैलर का, और ये है आपका पहला रीजन नेचुरलिटीन का प्रोटीन कंज्यूम आपको क्यों करना चाहिए। भाई फिन बैलर को आप देखो, मतलब मुझे कई बार लोग ऐसा बोलते हैं भाई आप 27 साल को, लेकिन आप
आप थोड़े से यंग दिखते हो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे बगल में अगर यहाँ पे फिन बैलर को खड़ा कर दिया जाएगा, वो बंदा 44 साल में इतना यंग कैसे दिख रहा है, सिर्फ अपने उसने जो बियर्ड है उसको कम कर दिया और भाई वो अचानक से वैसा लगने लगा है कि जैसा वो NXT में था, जैसा वो मेन रोस्टर में जब आया था। मतलब कोई भी देख के अगर एक नजर में बोलेगा तो आराम से कह सकता है कि 25 से 30 साल के बीच की उम्र होगी फिन बैलर की, उससे ज्यादा नहीं होगी। भाई बंदा इतना फ्रेश लग रहा है। WWE ने कैरेक्टर चेंज किया तो वो जो अपीयरेंस है उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे कैथी गैली के साथ वो बातचीत ही कर रहे होते, लेकिन तभी जजमेंट डे यहाँ पे आ जाती है। जजमेंट डे मतलब कि जजमेंट डे बनने को आ रही है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि R-Truth वहां पे होते हैं, वो कहते हैं अरे भैया तो स्मैकडाउन में आके वेलकम करते हैं। डेमन प्रीस्ट भी आके उनको वेलकम तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके डिफरेंसेस रहे हैं, अब वो बेई फेस हो गए ना, तो वही है लॉजिक। अगर देखोगे तो दोनों बेई फेसेस है, तो टीम यहाँ पे ये बना सकते हैं। लेकिन डेमन प्रीस्ट ने भी इतना ज़्यादा कोई अग्री नहीं किया कि ठीक है भाई बंदे ने किया तो गलत ही था, क्योंकि इनकी जो लास्ट टाइम फ्यूड हुई थी उसमें फिन बैलर हील थे और डेमन प्रीस्ट बेई फेस थे। तो अभी जैसे शायद सेटअप करना चाह रहे हैं, मतलब बना भी सकते हैं वैसे तो स्मैकडाउन में, क्योंकि रिया रिप्ली भी हैं, तो WWE के लिए वो काम आसान होगा। लेकिन क्या उसकी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिन बैलर को आप अलग ही रखो तो वो अच्छा रहेगा। और भाई क्या ताज़ा लग रहा था आज फिन बैलर, मैं तो मतलब अजीब लगेगा थोड़ा सुनने में, लेकिन मैंने फिन बैलर को आज स्मैकडाउन में बहुत बार आगे पीछे करके देखा, भाई ये बंदा इतना ज़्यादा यंग कैसे लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, ब्री बेला एंड पेज वर्सेस फेटल इन्फ्लुएंस के बीच में। जेसी जेन यहाँ पर रिंग साइड में बहुत चुल कर रही होती हैं। इसके बाद उन्हें रिंग साइड से भगा दिया और बस वो रोल अप करके हेल्प कर दी, और इस वजह से जो मैच है इसमें पेज और ब्री बेला जीत जाती है। और वैसे भी पहले ही बार वो मैच कर रहे थे, तो कोई सेंस बनता भी नहीं था कि वो इस मैच को हार जाए। इसके बाद बैकस्टेज डैनहाउजन का सेगमेंट था, हर किसी से वो ह्यूमन मनी कलेक्ट कर रहे हैं। वो हुम्बर्तो करियो, एंजल गार्जा से, फिर वहाँ पे मैट कार्डोना भी आते हैं। लेकिन मेन तो बंदा जब आया मिज, भाई मिज को जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा था उसकी वजह से वो बावरा हो गया है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। किट विल्सन आके कह रहा है भैया इसे अनकर्स कर दे, ये कर दे, वो कर दे, और उल्टा वो बंदा खुद भी पता नहीं उसने कुछ तोड़ा फोड़ी करने की कोशिश करी मिज की तरह, तो वो बंदे को खुद भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। और शायद अब अगले हफ्ते आपको फिर से देखेगा कि मिज तो अभी तक सुधरा नहीं है और किट विल्सन और साथ में जो है वो बावरा हो गया। ये सेगमेंट आप जाके देख सकते हो, उसको मैं रिव्यू ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि वो एक फनी चीज़ है, तो अगर आप उसे जाके देखोगे तो शायद आपको ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन हाँ, डैनहाउजन के वो जो बैक स्टेज सेगमेंट है WWE इनको फीचर करते हैं, क्योंकि पता है ये इजीली एक टॉकिंग पॉइंट दे देंगे और फैंस इसको पसंद भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और भाई WWE की यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, जो पिछले कुछ हफ्तों में इन्होंने कुक किया है और इस लेवल पे जाके अब ये पहुंच चुके हैं। मैंने लास्ट वीक भी इसको अप्रिशिएट किया था और मैं बोलूंगा कि वो अप्रिशिएट करना शायद कम था जो आज WWE ने किया है स्मैकडाउन में। तो सैमी ज़ेन आते हैं और सैमी ज़ेन को रिएक्शन मिलता है आज। वो यूरोपियन क्राउड और अमेरिकन क्राउड को कंपेयर करते हैं। गुड गाय वाली उन्होंने एक नई मर्चेंडाइज भी पहनी है। सीधा वो कोडी रोड्स को कॉल आउट करते हैं, भाई ये जो भी एयर है ना इसको क्लियर कर देते हैं वंस फॉर ऑल, और उसके बाद हमारे जो है कोई ऐसे चुल नहीं रहेगी। तो उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स जब आ भी रहे थे तो उन्होंने अपनी जो पूरी एंट्रेंस करी उस पर देख के ऐसा लगा यार सैमी ज़ेन को लग रहा है जल्दी आ जा, मतलब वो इरिटेटेड से हैं कि यार, क्योंकि भाई दोस्ती यारी तो उनकी सही से बन नहीं रही है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि देख एक हफ्ते गुंथर ने तुझे चोक किया था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बचाया नहीं, लेकिन तू वो चीज़ डिजर्व करता था। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, ऐसे सैमी ज़ेन कहते हैं, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते तुझे बचाया था, लेकिन बचाने के बाद भी क्या हुआ भाई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, कैसे हुआ भाई। मैं एंड में जाकर, क्योंकि सैमी ज़ेन भी गिरा पड़ा ही था वहाँ पे, तो वो ये समझाना चाह रहे थे भाई मैं तेरी मदद भी कर देता हूँ तो उसका फायदा क्या होता है। अब कोडी रोड्स कहते हैं भाई देख जो मेरा सबसे बड़ा मूवमेंट था मेरे रेसलिंग करियर का, उसमें तू भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ भैया मैं सबसे पहले आया था। और फिर वो कहते हैं कि मैं सही में तेरे लिए खुश भी था, मैं आज भी तेरे लिए खुश हूँ, लेकिन ये बात बता उस समय तेरे जितने भी यार दोस्त थे अब तेरी कितनों के साथ दोस्ती है। तो कहते हैं क्या प्रॉब्लम फिर कहीं कोडी रोड्स तेरे में ही तो नहीं है। तो वैसे करके बता रहे होते हैं कि देख मतलब वही है कि वो नीचे दिखाने की जो भी कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम भाई तेरे में ही है। अभी कोडी रोड्स को यहाँ पे गुस्सा आ गया। वो कहते हैं चल अब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ सैमी ज़ेन तेरे बारे में, क्योंकि इतने टाइम से ऐसा लग रहा था कि वो भी बस सैमी ज़ेन को टॉलरेट ही कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देख ये सारे लोग तुझे बू कर रहे हैं, तू शक करता है और तू सही ये सैमी सक्स के चैंट कर रहे हो तो सही में शक करता है, क्यों? जो तेरी हरकतें रही हैं ये तो वो सैमी ज़ेन नहीं है जिससे फैंस प्यार में पड़े थे या जिस सैमी ज़ेन को फैंस पसंद करते हैं। तो डेस्परेट है और कोई इस बात को छुपाने की भी जरूरत नहीं है कि ये इस चैंपियनशिप के लिए हो रहा है ना, क्योंकि सैमी ज़ेन को वही चैंपियनशिप चाहिए, बंदा अब तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना। और कहते हैं कि ठीक है मैं तेरे को सॉरी बोलता हूँ कि जब तक ये टाइटल मेरे पास है तब तक ये टाइटल तेरे पास तो नहीं आने वाला। और जिस इंटेंसिटी और अग्रेशन के साथ कोडी रोड्स ने बोला था ये बातें और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अभी इतने में सैमी ज़ेन को गुस्सा आ गया, भाई उन्होंने थप्पड़ मार दिया कोडी रोड्स को। और ये पता लड़ाई कैसी है, ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि जैसे WWE के रेसलर्स लड़ रहे हैं या सुपरस्टार्स लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ऐसी है कि
मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं कि भाई किसी की बहुत गहरी दोस्ती थी और उसके बाद वो दोस्ती अगर टूट रही है तो वो कैसी होती है, ऐसी नहीं कि भाई कोई किसी का को खत्म करने के लिए तैयार हो गया पूरा, लेकिन वैसी टाइप की थी और बहुत ही यूनिक ही है। सैमी ज़ेन का कैरेक्टर बहुत यूनिक है, ये स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूजुअली क्या होता है आजा लड़ ले भिड़ ले ये सब करके डब्ल्यूडब्ल्यू में आजकल स्टोरी हो रही है, लेकिन इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अलग अलग हमको फ्लेवर्स भी दे रही है। तो सैमी ज़ेन ने जब थप्पड़ मार दिया उसके तुरंत बाद ही उनको रियलाइज हो भाई थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था, और उसके बाद वो एक तरीके से अपोलोजाइज कर रहे हैं, गले वाले थोड़े मिल रहे हैं। कोडी रोड्स ने कुछ नहीं सुना, उन्होंने भी जो है सीधा थप्पड़ मार दिया सैमी ज़ेन के, और सैमी ज़ेन को फिर और गुस्सा आ गया भाई इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वो बाहर जाते हैं, स्टील चेयर लेके आते हैं कि जैसे वो कोडी रोड्स को मारेंगे, लेकिन फिर वो स्टील चेयर को फेंक के वहां से चले जाते हैं। तो ये सैमी ज़ेन का जो कैरेक्टर इतना यूनिक बना दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, और जो हमने उसके पीछे एक रिपोर्ट भी सुनी थी कि सैमी ज़ेन खुद चाहते हैं कि उनका कैरेक्टर थोड़ा अलग हो। इस पे काम तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, और देखोगे तो कितनी ज़्यादा मतलब वर्सटाइल टाइप का सैमी ज़ेन बंदा है। अगर आप उसको ब्लड लाइन का कैरेक्टर देखोगे तो वो बिल्कुल अलग था, और अब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सैमी ज़ेन वो बिल्कुल ज़्यादा अलग है। तो उसके बाद वहाँ से जो सैमी ज़ेन है वो चले जाते हैं, लेकिन अभी ये जाना सिर्फ जाने तक ही लिमिटेड नहीं था, क्योंकि एक और तगड़ी चीज़ हुई है कोडी रोड्स और गुंथर की स्टोरी में, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट बैक स्टेज से फिर एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है ब्लड लाइन का, जहाँ पे जेकब फाटो एंड सोलो सिकोवा होते हैं, और जेकब फाटो आके बोलते हैं सोलो सिकोवा को कि भैया तेरे लिए मैं एक संदेश लेके आया हूँ। किसकी तरफ से? ट्राइबल चीफ की तरफ से, और ट्राइबल चीफ तुझे वापस घर बुला रहा है। भाई अब ये स्टोरी लाइन ने कौन सा नया मोड़ लिया है कि रोमन रेंस बोल रहे हैं जेकब फाटो को कि भैया सोलो सिकोवा को वापस ब्लड लाइन में लेके आ। मतलब हमने ना ऐसे कुछ होने के हिंट्स देखे थे, ना ऐसा लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरफ जा सकती है, लेकिन रोमन रेंस आउट ऑफ नोवेयर सडनली अब चाहते हैं कि सोलो सिकोवा ब्लड लाइन में आ जाए। और ये क्या सही में है भी क्या, ये रोमन रेंस की तरफ से ही था या जेकब फाटो की तरफ से था? हो सकता है ये भी एक ऐसी चीज़ हो जो कि हमें आगे और देखने को मिले। तो उसके बाद सीधा ही सोलो सिकोवा ने बोला भाई उसे तू घर बोलता है? वो उन्होंने बोला कि भाई तुझे उसने कुत्ता बना दिया है, वो डॉग हाउस है, तू क्या हो गया है, तू एक किलर हुआ करता था, तो कैसे रोमन रेंस ने ह्यूमिलेट कर दिया तुझे, कैसे उसके सामने झुक के रहना पड़ रहा है, और किसी भी हालत में मैं तो रोमन रेंस के पास नहीं जाने वाला, और उसे बोल दियो कि वो भाड़ में जाए। ऐसा करके सोलो सिकोवा ने सीधा बोल दिया। अब जेकब फाटो का इस पर जवाब ये था, उन्होंने बोला कि हाँ मैं समझ रहा हूँ सोलो सिकोवा जो भी तूने बातें बोली हैं, लेकिन अब मैंने डिसीजन ले लिया है। और वो थोड़ा सा डरा भी रहे हैं यहाँ पे सोलो सिकोवा को कि भैया तू मेरे बारे में या ट्राइबल चीफ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा तो भैया इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुझे भी देखने पड़ सकते हैं। तो फिर सोलो सिकोवा ने लास्ट में यही बोला कि अगर रोमन रेंस सही में मुझे चाहता है ही कैन कम एंड गेट मी। ऐसा करके अब सोलो सिकोवा ज्यादा भाव खा रहे रोमन रेंस के सामने। तो ये तो स्टोरी लाइन बहुत ही अलग डायरेक्शन में चली गई है कि मतलब अब रोमन रेंस क्यों चाहते हैं कि सोलो सिकोवा उनकी ब्लड लाइन में आ जाए आउट ऑफ नोवेयर इतने टाइम से। अभी मतलब वो हमने लास्ट टाइम इनका जो इंटरेक्शन देखा था वही था नेटफ्लिक्स वाला शो पहला वाला, जब इनका ट्राइबल चीफ बनने के लिए ऊला फाला के लिए मैच हुआ था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है, देखते हैं ये आगे कैसे चलता है। बाकी तो इसके ऊपर स्पेकुलेशन अभी बहुत सारी हो सकती है, क्यों? क्योंकि इतने अलग अलग एंगल से डब्ल्यूडब्ल्यू ये वाली स्टोरी लाइन को अनफोल्ड कर सकती है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है रे फिनिक्स वर्सेस एक्सट्रीम के बीच में। यहाँ पर ट्रिपल ए वाली जो चैंपियनशिप है उसको ऑन द लाइन रखा गया था। अच्छा मैच था, रेसलिंग मैच देखना चाहते हो तो इसे आप देखना कंसिडर कर सकते हो। एंड में जाकर रे फिनिक्स ने यहाँ पे जो अपनी चैंपियनशिप है उसको डिफेंड कर लिया। और अब शो पे आता है वो सेगमेंट जो कि गुंथर और कोडी रोड्स की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ा रहा है, इवन सैमी ज़ेन वाली स्टोरी को भी। तो क्या होता है, अब फाइनली पूछा गया कि ठीक है गुंथर अब बता कौन होने वाला है स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो यहाँ पे गुंथर ने बताया कि वो बंदा होने वाला है सैमी ज़ेन। यानी अगले हफ्ते का जो मैच होगा ये कमर्शियल फ्री होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। सैमी ज़ेन होने वाले हैं इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी। और उसके बाद ना फिर एक और सेगमेंट था जहां पे क्या होता है कि कोडी रोड्स पूछ रहे होते हैं निकोल्डिस से सही में सैमी ज़ेन होने वाला है इस मैच में गेस्ट रेफरी। तो वो बोलते हैं हाँ भैया यही होने वाला है। तो फिर कोडी रोड्स का निकोल्डिस से कहना था कि यार वो बंदा तो रैक है, उसका तो इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे अपने, और सैमी ज़ेन भी वहीं पे थे। तो सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ भैया क्या बोला, मैं तो रैक हूँ और मेरे से अपने इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे, गुड लक अगले हफ्ते के लिए बोल के सैमी ज़ेन वहां से चले जाते हैं कोडी रोड्स को। तो भाई अब सोचो इतना बड़ा थ्रेट सैमी ज़ेन हो सकता है कोडी रोड्स के लिए, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन अब यही होने वाला। और देखते हैं अगले हफ्ते ये क्या होता है। सोचो इतने हफ्तों से डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो स्टोरी लाइन को बहुत स्लो कुक किया, जो कि आजकल बोर भी कर देता हमको बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि जो सब्र का फल है वो हमको बहुत ज्यादा मीठा मिला है, क्योंकि इतना सब्र हम लोग कर लेते हैं कि अब वो सब्र हो नहीं पाता आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी में। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत अच्छे से स्टोरी को चलाया है। और अब अगले हफ्ते जब ये चैंपियनशिप के लिए मैच होगा तो देखते हैं सैमी ज़ेन का क्या एक्शंस होते हैं और क्या उसकी वजह से कोडी रोड्स के पास से वो टाइटल जा
सकता है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आते हैं ट्रिक विलियम्स और वो एड्रेस करते हैं इस बात को कि लास्ट वीक वो हार गए थे तो वो थोड़े से दुखी हैं इस बात को लेके। ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेस दोनों आते हैं तो दोनों लड़ रहे हैं कि कौन चैंपियनशिप के लिए मैच किसको करना चाहिए, कौन डिजर्विंग है। इतने में मारा मारी में ट्रिक विलियम्स को भी गिरवा देते हैं उधर बाहर और ट्रिक विलियम्स ने आके फिर दोनों को फोड़ दिया। तो अब ये ट्रिक विलियम्स की चैंपियनशिप के लिए कार्मेलो हेस और रिकी सेंट्स का मैच कर पाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि हाँ कौन है नंबर 1 कंटेंडर और उसके बाद कौन फेस करेगा ट्रिक विलियम्स को चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट था सोलो सिकोवा एंड रॉय स्कीज का और यहाँ पे आके सोलो सिकोवा ने बोल दिया देख भैया ब्लड लाइन आ गई है और ब्लड लाइन के साथ मैं भी पहले रहा हूं, मुझे पता है आज क्या होने वाला है, जेउसो की पूरी मदद होने वाली है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए या फिर तू मेरे लिए काम कर, मैं जस्ट तुझे बता रहा हूं यहाँ पे ये चीज़। तो इस बात पे रॉय स्कीज ने अग्री कर लिया कि हाँ भैया बात तो ये सही बोल रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों में अब रॉय स्कीज का जो रुझान है वो सोलो सिकोवा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उन्होंने जेकब फाल्टो का भी नाम ले लिया कि देख भाई आज वो भी आ गया इस मैच में जेउसो की मदद करने के लिए, जबकि जेउसो को करने के लिए नहीं आया लेकिन वही वो भड़काने वाला काम कर रहे हैं। तो अभी रॉय स्कीज ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम में आ सकते हैं सोलो सिकोवा की बातों में। इसके बाद नेक्स्ट शो पर टैग टीम मैच आता है चेल्सी ग्रीन एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस मिचिन एंड बीफैब के बीच में। एक हॉट टैग के लिए चेल्सी ग्रीन जारी होती है लेकिन जेड कारगिल ने वो उनको करने नहीं दिया और एंड में जाके स्टाइल्स क्लैश फिनिशर लगाया मिचिन ने और इस वजह से जो टीम है वो हार चुकी है टिफनी स्ट्रैटन और चेल्सी ग्रीन की। बाद में जाकर टिफनी स्ट्रैटन ने अटैक भी किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एंड में जाके जेड कारगिल ने अपना फिनिशर लगा दिया। इसका मतलब अब चैंपियनशिप के लिए WWE जो फ्यूड प्लान कर रही है वो है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल की। इसके बाद सेगमेंट था बैक स्टेज से फिन बैलर का और ये आपका तीसरा रीजन है कि आपको नेचुरल का प्रोटीन क्यों यूज करना चाहिए आरपंत वाला कोड लगा के। यहाँ पे क्या होता है फिन बैलर और टामा टोंगा का एक छोटा सा उन्होंने फेस ऑफ दिखाया क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है। अगर आप NJPW बुलेट क्लब के टाइम से जाओगे तो उन्होंने बस आके वेलकम किया है। तो अभी WWE इस बात को शो पर ऐसा एक्नॉलेज कर रही है कि देखो इनकी भी यारी दोस्ती है और अब ये लोग सेम ब्रांड पर आ चुके हैं। जिसके बाद अब आता है शो पर मेन इवेंट और यहाँ पर डिसाइड होना था कि किंग ऑफ द रिंग का ये जो मैच है मतलब किंग ऑफ द रिंग का मैच था और आगे कौन प्रोग्रेस करेगा इस टूर्नामेंट में। एलन नाइट आते हैं, जे उसो आते हैं, फिन बैलर आते हैं, रॉय स्कीज आते हैं और एलन नाइट ने आज मॉक करने के लिए जो है जे उसो की तरह दोबारा से रन इट बैक वाली एंट्रेंस करी और उसके बाद मारामारी कर ली उन्होंने। मैच स्टार्ट हो जाता है। अब एक मूवमेंट आता है इस मैच में जब जिमी उसो और रॉय स्कीज फेस टू फेस खड़े होते हैं और उसी टाइम पे सोलो सिकोवा निकल के आ जाते हैं। तो जो उनकी बैक स्टेज बात हुई थी सोलो सिकोवा कुछ तो हेल्प करने के लिए, तो इस वजह से सोलो सिकोवा थोड़ी बहुत हेल्प करने भी आ गए थे यहाँ पे रॉय स्कीज की। मैच का एक मूवमेंट था जब रॉय स्कीज भारी पड़ रहे हैं इन तीनों सुपरस्टार्स के ऊपर तो इन्होंने शील्ड पावर बम लगा दिया उनको टेबल के ऊपर। तो ऐसा करके वो ये सोच रहे थे कि शायद रॉय स्कीज इक्वेशन से गायब हो सकता है लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि जब फिन बैलर ने अपना फिनिशर लगाया तो उस पिन को ब्रेक भी कर दिया था रॉय स्कीज ने और उसके बाद उन्होंने फिन बैलर को ठिकाने लगा दिया। अब सोलो सिकोवा ने स्पाइक कर दिया एलन नाइट को और इसका फायदा रॉय स्कीज उठा रहे थे। उन्होंने स्पाइन बस्टर अपना फिनिशर लगा भी दिया लेकिन जे उसे चढ़ा होता है ऊपर और उन्होंने वो पिनफॉल होते होते ही स्प्लैश लगा दिया और स्प्लैश लगाने के बाद उन्होंने जाकर सिर्फ एलन नाइट को पिन कर दिया है और इस मैच में जे उसो जीत चुके हैं यानी कि ये टूर्नामेंट में उन्होंने आगे प्रोग्रेस कर लिया है। और शायद वो जो चीज है कि क्या कोडी रोड्स और जे उसो का मैच तो नहीं हो सकता अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, वो थोड़ी थोड़ी रियलिटी बनती हुई नजर आ रही है। फिन बैलर इस मैच को नहीं जीते ये भी डिसअपॉइंटिंग होगा, एलन नाइट इस मैच को नहीं जीते ये भी डिसअपॉइंटिंग होगा। रॉय स्कीज को लेकर मैं इतना नहीं बोलूंगा कि कोई ज्यादा कोई रूट कर रहा होगा लेकिन जे उसो का जीतना जिसमें आपको बोला था कि स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग बना सकता है ब्लड लाइन की, अब तो मैं WWE के ऊपर छोड़ रहा हूं कि लेट्स सी उनका जो डिसीजन है वो कैसा था। बाकी आज की स्मैकडाउन को बहुत टाइम के बाद रेट करेंगे, इसको मैं रेट करूंगा 3.5 स्टार और 3 मैंने आपको इनफ रीजंस दे दिए हैं कि आपको नेचुरल का प्रोटीन क्यों कंज्यूम करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आरपन वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।